हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रजा हयात क्लासेस। तो हमने लास्ट टॉपिक में मतलब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन पढ़ा था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने का क्या रीज़न है, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश रूल आने से पहले इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे। वो 3 फीचर्स पढ़ाए थे: प्रोस्पेरस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी एंड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। उसके बाद अब मैं आपको पूरा चैप्टर, ये समझ लीजिए, इस हाफ पेज पे डिपेंड है। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने इस हाफ पेज पे डाल दिया। आप इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कॉलोनियल रूल आने की वजह से, यानी कि ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई इंडिया में, उसकी आने की वजह से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, किन किन चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हम इंडियंस पे, हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या असर पड़ा। तो वो जो असर पड़ा ना, वो 4 जगह पे पड़ा। कितनी जगह पे पड़ा जी? 4 जगह पे पड़ा। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ा हमारे डिफरेंट सेक्टर्स पे। हमें पता है हमारी कितने सेक्टर्स होते हैं? 3 सेक्टर होते हैं: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। इन तीनों सेक्टर पे क्या पड़ा? इम्पैक्ट पड़ा कॉलोनियल रूल आने की वजह से। दूसरा जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में इम्पैक्ट आया। ऑक्यूपेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तीसरा, और चौथा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ये पूरा का पूरा चैप्टर की समरी है ये, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर, और डिफरेंट सेक्टर में सबसे पहला कौन है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द प्री एग्रीकल्चर सेक्टर, देखिए लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। मतलब ब्रिटिश पीरियड आने से पहले भी जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर थी इतनी अच्छी, हम इंडिपेंडेंट थे, बट हमारी एग्रीकल्चर भी अभी सेटिस्फैक्ट्री जब भी नहीं थी, ठीक है जी। क्या क्या पॉइंट्स दे रखे? इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज ओवरवेलमिंगली रूरल एंड एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने जब एंट्री ली, तब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसमें जब भी जितने लोग थे, एक तो वो रूरल थे, दूसरी बात वो सब के सब एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे। ये नहीं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ हो, नहीं। Nearly 85% of the country's population lived mostly in villages. हमारी हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन थी उसकी 85% पॉपुलेशन कहाँ रहती थी? विलेजेस में रहती थी। एंड ड्राइव लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर। और वो जो है अपना लाइवलीहुड कैसे कमाती थी? चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही कमाती थी, ठीक है ना। तो देखिए कि कितनी, यहाँ से एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन इंगेज थी विलेजेस, उसमें विलेजेस में रहती थी। तो आप कहेंगे 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? इवन विद दिस लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर। मतलब हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो है लोग किस में इंगेज थे? एग्रीकल्चर में इंगेज थे। यही बोला है कि इतनी ज़्यादा तादाद एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने के बावजूद द कंट्री वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। हम जो है अपने आप में फूड में भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। हमारे पास इतना खाना नहीं था कि हम अपना पेट भर सकें। एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, और ना हमारे पास रॉ मटेरियल था सो दैट कि हम अपनी इंडस्ट्रीज चला सकें, ठीक है। ये थे इसके मेन पॉइंट एग्रीकल्चर सेक्टर के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मेन रीजन फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सैम्पल पेपर जब आपका आएगा तो बहुत जगह मिल जाएगा कि मेन रीजन फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टेग्नेशन क्यों था? स्टेग्नेशन मतलब इनएक्टिविटी क्यों हो रही थी, बढ़ क्यों नहीं रहा था, एक जगह पे क्यों रुका हुआ था, एक स्टॉप पॉइंट पे क्यों रुक गया था, एक वो पॉइंट क्यों आ गया था कि वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेग्नेशन पोजीशन में आ गया था, एक रुकी हुई पोजीशन, स्टॉप पोजीशन पे आ गया था? क्यों? तो रीजंस दे रखे हैं यहाँ पे। वो सबसे पहला जो रीजन है वो यही है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। बहुत सुना होगा ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या होता है लैंड?
settlement system. The most important reason for stagnation in agriculture sector was the introduction of zamindari system by the colonial government. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ये है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, उसने ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया. क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? ज़मींदारी सिस्टम. अब क्या होता था उस सिस्टम में देखते हैं. अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट अक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान. क्या होता था, जो हमारे बेचारे फार्मर्स थे जो मेहनत करके एग्रीकल्चर करके जो अपना एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स बेचने के बाद जिनके पास प्रॉफिट आ रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने पास नहीं रख रहे थे बल्कि वो जमींदार्स को जा रहे थे. एक कम एक पैसा किसको जा रहा था? जमींदार को. अगर आपने लगान देखी हो तो उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया है. तो यही कह रहे हैं कि जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ. उस जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जो हमारे एग्रीकल्चर से जो फार्मर पैसा प्रॉफिट या पैसा जो कमाते थे वो सब के सब किसको दे देते थे? जमींदार को दे देते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वॉज ओनली टू कलेक्ट लगान रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर. कल्टिवेटर मतलब हमारे फार्मर्स जो कि क्या कहते हैं ना, वो फसल जो काटते हैं ना, हमारे कल्टिवेटर्स जी. इन्होंने बोला जो हमारे जमींदार थे उनको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी. उनको दिलचस्पी थी तो किस चीज़ में, रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता था कि जो हमारे कल्टीवेटर्स हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो रात भर दिन पूरे कंडीशन क्या होती जा रही है, दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, बुरी होती जा रही है.